नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। और हम मंडी उप निरीक्षक का पहला प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। ये पहले नंबर का प्रैक्टिस सेट रहेगा। प्रैक्टिस सेट कहने का तात्पर्य है कि जैसे आप एग्जाम में फेस करेंगे सभी क्वेश्चंस, ठीक वैसे ही बस क्वेश्चन की संख्या जो 100 होने वाली है उसको हमने 50 किया हुआ है। तो आप कोशिश करेंगे, मैं क्वेश्चंस दिखाते चलूँगा, आप आंसर देने की कोशिश करें और जज करने की कोशिश करें कि कितना मार्क्स आपसे बन रहा है, कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो समझ लो 2 घंटे का पेपर रहता है, ये 1 घंटे का है, तो 1 घंटे के अंदर ही समेटेंगे। ठीक है, 1 घंटे प्रॉपर समेटेंगे सारे क्वेश्चंस को। क्लियर? मैं फिर भी एक्सप्लेनेशन देते चलूंगा, उसको भी आपको ध्यान देना है। तो ये सारा सब्जेक्ट मिक्स है और पूरा नए पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन सेट कर दिए। ठीक है, पूरे नए पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन सेट किया है। जैसे ये देखो, ये कूट वाले प्रश्न और इसमें पूरे एक्सप्लेनेशन भी रहेंगे। देन मैथ्स में भी जो कथन कारण पूछा जा रहा है वैसे क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड करा दिए। मैथ्स के भी कथन कारण क्वेश्चन इंक्लूड कराए हैं और इंग्लिश भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो पूरा बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से आपको मिलेगा। चलो शुरुआत करते हैं। इसका पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो 2 जगह से मिलेगा। एक टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस नाम से, और एक हमने यूट्यूब पीडीएफ करके एक कोर्स बनाया हुआ है 11 रुपए का। ठीक है, मतलब वो फीस कमाने के लिए नहीं है, वो मिनिमम 11 रुपये सेट हो रहा था। उसमें सब जितने भी यूट्यूब में वीडियोज डलते हैं अरेंज वे में फोल्डर है और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, चलो पहला सवाल है, छत्तीसगढ़ के शासकों और उनके कार्यकाल को सुमेलित कीजिए। अब इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, है ना, बस नाम बदला हुआ है। मैं एक साथ आपको जितने भी कलचुरी वंश है ना, सबके शासनकाल जो है उसको याद करा देता हूँ। और याद करना काफी आसान है। कैसे याद करेंगे आप? तो ये देखो, पहले तो एक कोड याद कर लेना, KKR, PJR, PJJRP और बकलतरा सरम। ठीक है, ये कोड याद कर लेना। कलचुरी वंश के जितने भी राजा महाराजा सबके नाम ही मिलेंगे। कलिंगराज, कमलराज, रत्नराज या रत्नदेव प्रथम, है ना। कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वी देव प्रथम, जाजल्लदेव प्रथम, फिर रत्नदेव द्वितीय, फिर ये कौन आ जाएगा, पृथ्वीदेव द्वितीय, फिर जाजल्लदेव द्वितीय, जगत देव, रत्नदेव तृतीय, प्रतापमल, भारेंद्र साय, कल्याण साय, लक्ष्मण साय, तकत सिंह, राज सिंह, सरदार सिंह, रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह। मैं एक बार जस्ट प्रोनाउंस कर दिया हूँ, बोल दिया हूँ, आप उसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब ये KKR, PJR, PJJRP, बकलतरा सरम करके मैंने पूरा चीज़ आपको पढ़ा दिया। ओके, अब इसके शासनकाल याद करना है। कैसे याद करना है? एक आप स्टार्ट करेंगे कलिंगराज से। कहाँ से? कलिंगराज से। ठीक है, एक कलिंगराज से स्टार्ट करना जो कि चालू होगा 1000 से। कहाँ? 1000। उसके बाद एक आगे आएगा जाजल्लदेव। जाजल्लदेव को आप स्टार्ट करेंगे 1090 से। फिर आएगा एक जगत देव। क्या आएगा? जगत देव। और जगत देव चालू होंगे 1168 से। और जो कोड आपको याद रखना है वो ये है 20-25 20-25। ठीक है, फिर जाजल्लदेव वाले में 30-15 30-3। फिर जगत देव में कुछ नहीं है, 10-20-24। बोले सर ये कैसा कोड है? ये बहुत बेहतरीन कोड है, कलिंगराज 1000 1090 1168। अब इसमें ये नंबर बस जोड़ते जाना है। देखो 10-20-30 10-20-30 20-25 20-25 30-15 30-3 10-20-24। अब अगर इसको मैं थोड़ा बोर्ड में बताना चाहूं तो देखो, कलिंगराज का शासनकाल कहां से कहां तक होगा? 1000 से चालू था। फिर मैं बताया 20-25 20-25 जोड़ना है आपको। इसका शासनकाल 1000 से 1020। फिर कौन आएगा? कमलराज, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं। उसका शासनकाल हो जाएगा 1020 से 45। कलिंग कमल, फिर KKR, आर से याद आ जाएगा रत्नदेव, तो इसका शासनकाल है 1045 से। अब क्या जोड़ दोगे? 20, तो 65। KKRP, फिर P से है पृथ्वीदेव प्रथम, तो इसका शासनकाल 1065 से 25 जोड़ोगे तो आएगा 90। फिर जाजल्लदेव, डायरेक्ट याद करना हो, जाजल्लदेव कहाँ से स्टार्ट होता है? 1090 से स्टार्ट होता है। और उसमें आपको क्या जोड़ना है? 30-15 30-3। ठीक है, 30-15 30-3, तो यहाँ 30 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1120। जाजल्लदेव, KKR, PJR, PJJRP, ये कोड हम लोग देखे हैं। तो यहाँ तक खत्म हो गया जाजल्लदेव। उसके बाद आएगा रत्नदेव द्वितीय। इसका शासनकाल रहेगा 1120 से लेकर, अब देखो क्या जोड़ना है, 30 जोड़ डाले, 15 जोड़ोगे तो आएगा 1135। ठीक है, फिर रत्नदेव के बाद कौन आएगा? पृथ्वीदेव द्वितीय, ये 1135 से
अब आप क्या जोड़ेंगे, 15 हो गया, अब 30 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1165। फिर देखो पीजे आर भी हो गया, अब बचा पृथ्वीदेव द्वितीय भी हो गया, एक यार पीजे आर पी, जगत देव, कलिंगराज, कमलराज, रत्नराज, पीजे आर पीजे, ये जाजल्य देव द्वितीय है, जाजल्य देव द्वितीय आएगा और 1165 से 3 जुड़ जाएगा तो 1168। ठीक है, अब यहां से पीजे आर सब खत्म हो गया, के आर पीजे आर जे आर पी, और यहाँ पे जगत देव चालू होते हैं आपको मालूम। ठीक है, तो ये कोड भी याद करना, के आर पी आर पी, तो ये जगत देव हो गए, है ना, जगत देव। और इसके बाद आएंगे रत्नदेव तृतीय। तो जगत देव कहाँ से स्टार्ट थे, 1168 थे, और फिर कोड चालू हो जाता है 10, 20, 24, तो 1168 से 1178 रहेगा। फिर रत्नदेव तृतीय का कार्यकाल 1178 से आप ये जोड़ दो 20, तो ये आ जाएगा 1198। के आर पी जे आर पी। फिर आते हैं प्रताप मल्ल, तो प्रताप मल्ल का कार्यकाल 1198 से 24 जोड़ेंगे तो 1222 आएगा। तो ये पूरा काल क्रम आप जमा लीजिएगा। अब इस हिसाब से देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताना। तो कलिंग राज वाला भैया 1000 से 1020 हो जाएगा। फिर ये पूरा आप जमा लेंगे ना तो इजीली ये बन जाएगा आपसे। ठीक है, तो उस हिसाब से आप ऑप्शन टिक कर लेना और बताना सही हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर, तो मैंने पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता दिया सबका। फिर ये पत्नियों के नाम है। ठीक है, पत्नियों के नाम ये भी पूछा गया है, तो लाइन से जितने भी कलचुरी शासक है जिनकी पत्नियां हैं याद रखना। पत्नियां तो सबकी होंगी लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनका याद रखना। बोले ठीक है, बोले नहीं सर मेरी तो नहीं है, बोले ठीक वो आपकी होगी जॉब लगने बाद। ठीक है, तो अब ये देखो पृथ्वी में आप क्या करोगे, राज कहाँ करोगे पृथ्वी में, तो राजल्ला। जाजल्य देव में ल ला रहा तो लाछल्ला। जगत देव, जगत पूरे जगत के लोग सोमवार को उपवास रख रहे हैं, सोमवार को पूजा करते हैं। ठीक है, तो सोमल्ला। रघुनाथ सिंह, तो रघुनाथ सिंह की 2 बीवियां थी, लक्ष्मण कुंवर और पद्म कुंवर। ठीक है, लक्ष्मण कुंवर, पद्म कुंवर, याद रहेगा। इसके अलावा कुछ और नाम लिख लें आप, रत्नदेव प्रथम के, तो रत्नदेव, ऐसे पूरा नाम लिख लेता हूं ताकि रिलेट करते बन जाए। रत्नदेव प्रथम, तो ये रत्न में नाना आ रहा है ना, तो नोनल्ला, क्या याद रखोगे, नोनल्ला। तो रत्न नाना नोनल्ला याद आ जाएगा। रत्नदेव तृतीय के, तो रत्नदेव तृतीय के, इस तृतीय के 2 पत्नियां थी, पद्मा और रल्हा, पद्मा और रल्हा। ठीक है, फिर राज सिंह, जो राज सिंह था वो 3 जिलों में राज करता था, एक नहीं बोले 3 जिलों में। ठीक है, दिव्यपुरी, सुवंशपुरी और कजरी देवी, सुवंशपुरी और कजरी देवी। बोले सर मैं तो कहीं गजरी पढ़ा हूं, अरे वो राज सिंह कजरी पढ़ाता था, आप उसको गजरी बोल रहे हो। ठीक है, कजरी गजरी सब एक ही है। ठीक है, तो दिव्यपुरी, सुवंशपुरी और कजरी देवी। तो ऐसा करना, राज सिंह जो है 3 जिलों में राज करता था, तो आपको भी कितने जिलों में राज करना, बोले आपको एक ही इजाजत है। ठीक है, आपको एक ही इजाजत है। और कोई छूट रहा है इतने, तो ये पूरा आप याद रखेंगे, उसके हिसाब से बीवी लोग को सब जमा दिए अपन। छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले श्रीवर्धन किस वंश से संबंधित है, तो ये ध्यान रखना, एक शैल वंश। शैल वंश जो है ये श से शैल और स से 7वीं 8वीं शताब्दी। शैल वंश जो है ये दुर्ग क्षेत्र तरफ रूल करते थे, है ना, इधर दुर्ग वाले। तो शैल वंश 7वीं 8वीं शताब्दी। हमारे यहाँ एक टाइपिस्ट है, शैली नाम है। ठीक है, तो शैली जब भी देखेगी तो जय श्री राम ऐसे बोलती है। ठीक है, तो वहीं से मैं रिलेट कर लिया, शैली एक तो यहीं की है भाई, दुर्ग की हो गई। तो श्री श्री जय श्री जय, श्री श्री जय श्री जय, श्री श्री जय श्री जय। तो ये लाइन से शासक आप याद रखेंगे। श्री से आगना श्री वर्धन, तो शैल वंश के संस्थापक हो गए श्रीवर्धन। फिर श्री पृथ्वीवर्धन, श्री पृथ्वीवर्धन। फिर आएंगे जयवर्धन। ठीक है, उसके बाद श्रीवर्धन द्वितीय, और फिर आएंगे लास्ट में जयवर्धन द्वितीय। तो देखो श्री श्री जय श्री जय, श्री श्री जय श्री जय, श्रीवर्धन, श्री पृथ्वीवर्धन, जयवर्धन, फिर श्रीवर्धन द्वितीय, जयवर्धन द्वितीय। इतने सारे लोग हो गए रूल करने वाले।
और इनका शासनकाल 7वीं से 8वीं शताब्दी। शैल वंश का क्षेत्र कहाँ था रूल करने वाला? दुर्ग था। ठीक है, तो ये थर्ड का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, कि श्रीवर्धन कौन से वंश से संबंधित है? शैल वंश से संबंधित है। ठीक है, ये देखो मंदिर और जीर्णोद्धार, ये बार बार पूछा जाता है, मंदिर निर्माण किसने कराया, उसका जीर्णोद्धार किसने कराया, तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप याद कर सकते हो। 1 2 3 बोले 1 2 3, हाँ 1 2 3। बोले सर ये क्या 1 2 3 है? तो एक ना जाजल्लदेव प्रथम, आप पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। जाजल्लदेव प्रथम पृथ्वीदेव द्वितीय का सेनापति, जगतपाल जगतदेव यही नाम मिलते हैं। ठीक है, तो जगतपाल, और ये है रत्नदेव तृतीय, इसके भी सेनापति थे गंगाधर राव। गंगाधर राव। तो जाजल्लदेव प्रथम ने राजीव के पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। ये सब जीर्णोद्धार पढ़ रहे हैं ना, पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार निर्माण किसने कराया, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल ने राजीव के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मंदिर निर्माण नहीं कराया, जीर्णोद्धार कराया राजीव लोचन मंदिर। आगे चल के इस मंदिर के रख रखाव के लिए किसने ग्राम दान दिया? बिंबाजी भोसले ने। बिंबाजी भोसले ने 2 मंदिरों के लिए, एक दूधाधारी मठ और दूसरा राजीव लोचन मंदिर, इसके लिए ग्राम दान दिया था। रत्नदेव तृतीय की हम बात करें तो इसने खरौद के, इसके सेनापति गंगाधर राव ने खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर, खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर और खरौद का शौरी मंदिर, खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर और खरौद का शौरी मंदिर, इसका जीर्णोद्धार कराया। फिर एक और व्यक्ति याद रख लेना, भारेंद्र साय। भारेंद्र साय, ये जो महामाया मंदिर है ना, रतनपुर में महामाया मंदिर है, उसके बाहर सभागृह बनाया। तो जीर्णोद्धार तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बाहर में बस सभागृह बना दिए, तो बाहर में बना दिए से भारेंद्र साय रखना। तो महामाया मंदिर का सभागृह, महामाया मंदिर का सभागृह, सभागृह का निर्माण कराया किसने? भारेंद्र साय ने। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। उस हिसाब से अब ये तो जमा लोगे, रत्नदेव तृतीय क्या देखे, इनके सब ये नहीं करा है, इसके सेनापति कराए, पर फिर भी ऑप्शन में वैसे ही लेना है। खरौद का शौरी मंदिर, जाजल्लदेव वाला कहाँ है? पाली का शिव मंदिर, भारेंद्र साय महामाया मंदिर का सभागृह, पृथ्वीदेव द्वितीय का सेनापति राजीव लोचन मंदिर, उस हिसाब से जमा लेना 4 3 2 1। ठीक, चलो ये शिलालेख है। मैं जैसे प्रैक्टिस करा रहा हूँ, यकीन मानो जो कोर्स वाले भी कुछ यूट्यूब में ही देख रहे होंगे, जो नॉन कोर्स वाले हैं, नॉन पेड स्टूडेंट यूट्यूब में देख रहे हैं। मैं जितना पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे कंटेंट नहीं रहते, यूट्यूब पे भी 50% कंटेंट तो डाल ही देते हैं। ठीक, तो मैं चाहे पुराना पैटर्न हो व्यापम का, चाहे बदलते पैटर्नों को, दोनों को समायोजित करके कंटेंट बनाया हूँ। उतना पढ़ लेना काफ़ी है। और जो कोर्स वाले बार बार पूछते थे सर यूट्यूब वाला देखेंगे नहीं, देख लिया करो ना, ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। कोर्स का है उसको तो पढ़ना ही है, वो कंटेंट काफ़ी है आपके लिए। ठीक, और इसी का रिजल्ट है। मैंने ये बोला कि कोई लोग बोलते हैं सर क्वेश्चन फंसता है, अरे पूरा पढ़ने के बाद आप देखें, वो कंटेंट पूरा खत्म कर लोगे, उसके बाद अभी हाल फिलहाल का अमीन पटवारी का ही रिजल्ट आया, 21 रैंक रहा मेरा। तो मैं ये बोल सकता हूँ अगर मेरा 81 मार्क्स आ सकता है, मेरे से ज़्यादा ला सकते हो आप, 85 87 80 90 तक टच कर सकते हो। क्योंकि मैं तो कई सारे क्वेश्चन, जैसे हिंदी अब पढ़ाना छोड़ दिए, हिंदी के 3-4 क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ाता हूँ बट फिर भी सिली मिस्टेक का जैसे 3 क्वेश्चन मेरे भी गलत हो गए, उसके बावजूद अगर 81 स्कोर कर पा रहा हो तो आप पूरा 85 90 कर सकते हो। क्योंकि आपके पास सिर्फ पढ़ने का काम है, हमारे पास 10 काम है, आपके पास सिर्फ एक ही काम है, पढ़ने का। ठीक, तो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। और अभी टाइम है, 3 महीना 2 महीना जितना भी बचे, आप तगड़े से तैयारी कर सकते हैं। अगर मंडी उपनिरीक्षक की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक, ये कोई कंपल्सन नहीं। अगर आपको लगता है आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो बिल्कुल वहाँ से, और लगता है कि आपको एक हेल्प लाना चाहिए, तगड़ा कंटेंट चाहिए जिसके बाहर अपने को देखना ना पड़े, तो ये कंटेंट है। ठीक है, इसमें रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लास भी है। लाइव क्लास शाम में, इवनिंग क्लास 4 से 6, कभी वो 7 भी जाता है, कभी 1-2 घंटे आगे, कभी 1-2 घंटे कम, तो 2 से 3 घंटे लाइव क्लास चलती है। MCQ, पूरा MCQ तैयारी कराया जा रहा है पुराने पैटर्न के हिसाब से भी, और ऐसे क्वेश्चन जो किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगे, जैसे छत्तीसगढ़ के। बहुत ही कम फीस पर अवेलेबल है। चाहे तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं, 8770123687, या डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। मंडी उपनिरीक्षक का टेस्ट सीरीज मैं इनसे, हाँ इसके लिए भले नहीं, मैं इसके लिए इंसिस्ट करूंगा कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो जैसे भी हो, टेस्ट सीरीज जरूर परचेस करेगा। ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, प्लस सब्जेक्ट वाइज भी है, 5 फुल लेंथ 20 सब्जेक्ट वाइज। ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ आएगा जो मनीष सर देंगे। और फीस आमतौर पे 150 रुपये रखते हैं हम लोग, लेकिन इसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन करके थोड़ा ज़्यादा रखा गया ताकि एटलीस्ट वो कवर हो।
और करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, ये अगर कोई हाल फिलहाल में सीजीपीएससी प्री के लिए भी दिलाना चाह रहा होगा उनके लिए काम आ जाएगा 149 का, ताकि ये टेस्ट सीरीज भी आप 1500 एमसीक्यूज अच्छा पकड़ बना पाइए। टेलीग्राम चैनल है, ये इंस्टाग्राम आईडी है, इसको फॉलो करना है और ये एप्लीकेशन डाउनलोड भी करके रखेंगे, ठीक है। चलो, तो उतना विश्वास दिखाना मेरे ऊपर। शिलालेख के बारे में बात करते हैं। भवदत्त वर्मन का शिलालेख है रिद्धिपुर, अर्थपति भट्टारक का है केसरी बेड़ा, विलास तुंग का राजिम शिलालेख और स्कंद वर्मन का है पोड़ागढ़ अभिलेख। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, वो ऑप्शन जमा लीजिए। सोहराई कर्मा महोत्सव, ये करंट अफेयर वाला पार्ट आ गया, इसमें सब चीज मिक्स है, छत्तीसगढ़ जी के, इंडियन जी के, करंट अफेयर, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, सब पोर्शन, हिंदी इंग्लिश सब डाल दिए, बस 100 क्वेश्चन की जगह 50 क्वेश्चन है। सोहराई कर्मा महोत्सव, यह है जशपुर में। सोहराई कर्मा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जशपुर में किया गया। कहाँ? जशपुर में किया गया है। पंडुम कैफे जगदलपुर में जो शुरुआत हुई पंडुम कैफे की, उस कब शुरुआत किया गया, इंपॉर्टेंट है। तो देखो, एक तो नया कैफे खुला, नया से आप नवंबर याद कर लेना। और ये पंडुम कैफे है क्यों खास, क्या बनाते हैं इस कैफे को? जितने भी सरेंडर नक्सली हैं उन लोग अब नया जीवन है, तो खतरे से बाहर आ गए। खतरे से 17 याद कर लेना। तो 17 नवंबर 2025 को पंडुम कैफे की शुरुआत हुई जगदलपुर में, जगदलपुर बस्तर। या जो नक्सल पीड़ित रहे उन लोग भी वहीं काम कर रहे, तो उनको ट्रेनिंग देके बढ़िया कैफे में अरेंज किया गया, ठीक है, ताकि अपनी जीविका का साधन ढूंढ सके। राष्ट्रीय सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग, तो बाइक भी नया नया लेते, नया नया, तो नया से 9 भी याद रह जाएगा और नया से नवंबर भी याद रह जाएगा। तो 9 नवंबर 2025 को बाइक रेसिंग चैंपियनशिप हुआ, आयोजन किया गया 9 नवंबर 2025। पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा केंद्रीय प्रयोगशाला का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नवा रायपुर में। कहाँ? नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति की अवधि कब से कब तक है? हमेशा ना हम लोग इसी में ही आंसर तलाश करने की कोशिश करते हैं। दरअसल महिला उद्यमिता नीति 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2028 तक चलेगा, जो किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। क्लियर क्या? भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? अब देखो, आप आर्टिकल 1 में पढ़ेंगे कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, है ना। अब उसमें एक वर्ड आता है संघ, है ना। तो ये पूछा जाता है, सवाल उठता है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? भारत कैसी प्रकृति रखता है? संघीय व्यवस्था है कि एकात्मक व्यवस्था है? संघीय है कि एकात्मक? संघीय कहने का तात्पर्य है और एकात्मक कहने का क्या तात्पर्य? एकात्मक मतलब जहां पे केंद्र मजबूत हो, एकात्मक मतलब जहां पे केंद्र मजबूत हो, और संघीय मतलब जो पूरा भारत देश है और राज्य दोनों मजबूत हो, केंद्र प्लस राज्य दोनों के पास पावर हो। यहाँ एकात्मक में केंद्र ज्यादा मजबूत हो, ठीक। तो भारत देश संघीय राज्य तो है, लेकिन इसमें एकात्मक विशेषता भी है, और ज्यादा झुकाव एकात्मक विशेषता का ही है। एकात्मक विशेषता मतलब जो पावर किसके पास है? केंद्र के पास है, ठीक है। और इसके फीचर्स क्या क्या है? जैसे एकल संविधान, संविधान एक ही है। छत्तीसगढ़ के लिए अलग संविधान है क्या? नहीं, जो भारत के लिए है वही है। तो एकल संविधान, एकल नागरिकता, आप छत्तीसगढ़ में रहने के लिए अलग से नागरिकता लेते हो क्या? नहीं, बोले से निवासी बनाते हो, निवासी है, नागरिकता अलग चीज। तो भारत देश की नागरिकता एक सिंगल एकल नागरिकता, ठीक। इमरजेंसी वाले में पूरा पावर किसके पास चला जाता है? केंद्र। तो जितने भी केंद्र के तरफ झुकाव वाले प्रावधान है ना, सब एकात्मक विशेषता के तहत आते हैं, ठीक है, एकात्मक विशेषता। क्लियर? चलो, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। गाद और धूल से बनी मिट्टी किस प्रकार की होती है? ये आप जज भी करते चला ना, कितना सही हो रहा है कितना गलत, और कमेंट बॉक्स में बताना क्या क्या गलती हो रही, क्या क्या कितने मार्क्स आ रहे आपके। गाद और धूल से बनी मिट्टी किस प्रकार की होती है? लोएस, ठीक है, लोएस। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर। सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, प्लानिंग कमीशन की, लेकिन अब ये बंद हो गया है। इसका जगह किसने ले लिया? नीति आयोग ने, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग के तहत पंचवर्षीय योजना बनते थे। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2012 से 2017, अब बंद हो गया, ठीक है। अब आ गया नीति आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं बोलने से? प्रधानमंत्री। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान, नेशनल इनकम का एस्टिमेशन कौन करता है? तो देखो, पहले एक संस्था थी CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और एक था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों को 2019 में मिला के एक सिंगल इंस्टीट्यूट बनाया गया, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। क्या बनाया गया? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो ये 2019 में बना है। अब इस सारा कैलकुलेशन ये करते हैं नेशनल इनकम का। RBI की स्थापना कब हुई? देखो, दो अलग अलग सवाल है। एक RBI की स्थापना
कब हुई और आरबीआई की स्थापना एक्ट किस एक्ट के तहत हुई? तो आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई, लेकिन कब हुई? तो 1935 में। तो आरबीआई की स्थापना हुई 1935। अगर आरबीआई एक्ट पूछता तो एक्ट 1934 आता। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। देखो, जब भारत देश आजाद हुआ, सबसे बड़ा संकट था खाद्यान्न संकट, खाने के लिए अनाज नहीं था। तो जितने भी अर्थशास्त्री हैं सबको लगा कि भाई अब फोकस किस पे करना चाहिए? खाद्यान्न फसलों पर। इसलिए जो पहला पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य फोकस क्या था? कृषि, कृषि पर जोर देना था। ठीक है, और वहीं से याद कर लेना ये कौन से मॉडल पर आधारित था? तो कृषि है, मतलब देखो गांव जाओगे, खेत खलियान आजू बाजू बढ़िया हरा भरा और बीच में डामर रोड, तो हरा भरा और डामर, तो हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित था। अरावली श्रेणी जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, किस प्रकार का पर्वत है? किस प्रकार का पर्वत है ये चलो मैं इसको आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप बताइएगा। अरावली पर्वत ये पुराना है। अगर कश्मीर तरफ वाला ऊपर माउंटेन रेंज जाएंगे, हिमालय वाला वो नया है, अभी तक स्टेबल नहीं, इसलिए उधर ज़्यादातर भूकंप आते रहते हैं। स्टेबल नहीं और ऊपर उठते जा रहा है। ठीक है, 8848 मीटर से 8850 हो गया। ये 18 क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये मैंने बता दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बेशक थोड़ी सी फीस जरूर है, लेकिन ये आपको सही गाइडेंस दिला देगी, कंटेंट तगड़ा मिलेगा। और लोग पूछते कि सर उसके बाहर देखना पड़ेगा क्या? मैं बोलूंगा जब पहले कंटेंट खत्म कर लें उसके बाद ही देखें। एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, पूरा डलवा रहे हैं एमसीक्यूज सारे सब्जेक्ट्स के, तो उसके लिए भी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। थ्योरी वाली किताब लेके आओगे उसको पढ़ नहीं पाओगे, क्या मतलब? तो उससे जितना इंपॉर्टेंट चीज़ है जो काम के लायक है वो सबको निकाल के हम इसमें पढ़ा दे रहे हैं, तो बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। जब खत्म कर लो तब आप देखना। चलो, केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली से जुड़े एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं? कभी कभार ना ये इस टाइप के भी सवाल पूछ देते हैं, कोई प्रमुख व्यक्तित्व रहेंगे और वो कौन सी कला से जुड़े हुए हैं, है ना? डांसिंग फॉर्म है, सिंगिंग है, क्या है? डांस में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, वो कौन से फॉर्म के हैं? तो इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, तो याद रखना है। ठीक, तो केलुचरण महापात्र उड़ीसी से। अब इसको मैं अपने पात्रो सर हैं वो उड़िया हैं, तो वहां से मैं उड़ीसी रिलेट कर लिए। ठीक, यहाँ कोई दुर्ग भिलाई के एरिया होंगे तो पात्रो सर को जानती हूँ। अब ये देखो, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उनकी नियुक्ति संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा की जाती है। गलत। उनकी नियुक्ति संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। याद रखना, जिला न्यायाधीश की बात की जा रही है। नियुक्ति कौन करता है? चीफ जस्टिस तो नहीं करता, राष्ट्रपति नहीं करता, कौन करेगा? राज्यपाल द्वारा नहीं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं, राज्यपाल द्वारा की जाती है। लेकिन किसके परामर्श से? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के परामर्श से राज्यपाल करेगा। तो 21वें का ऑप्शन होता है सी। पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा कौन से अमेंडमेंट से मिला? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से। याद आएगा। भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ठीक है, 1961 में। दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1961 में। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? अभी देखो, हर पार्ट को कूट कूट में नहीं डलाऊं, फिर कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि सर कूट वाला नहीं डाले हो। कितना कूट वाला डाल दे, सब वैसे आता है कि अमीन पटवारी में फिर धोखा खाए नहीं। तो अपने को सब तरीके का प्रैक्टिस करना है। छत्तीसगढ़ में कूट वाला डलवा दिए, इंडियन जी के में नहीं रखा हूं। मैथ्स में एक आध एडवांस डाले हैं, उसको थोड़ा मॉडरेट और हार्ड सब बनाए, मिक्स किए। लेकिन अगली बार छत्तीसगढ़ का भी कूट रहेगा और इंडियन जीएस को भी थोड़ा तगड़ा रखेंगे। ठीक है, चलो। तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? लाइन से देखो, 352, 356 और 360। 352 जो है नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करता है, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 प्रेसिडेंशियल रूल के बारे में बात करता है, प्रेसिडेंशियल रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन की बात करता है। 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तीन सौ साठ किसकी बात करता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। ठीक, बोले सर 360 क्या है? तो ये संसद को पावर देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया जा सके।
वो पढ़ी नहीं कि साधारण बहुमत से फिर विशेष बहुमत, फिर विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, तो साधारण बहुमत वाला 368 के तहत कंसिडर नहीं करते, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन वाले को आर्टिकल 368 के तहत काउंट करते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ संयोग किया जिसकी परिणति भारत में हरित क्रांति में हुई? यानी कि नॉर्मन बोरलॉग ऐसे देखा जाए तो हरित क्रांति के जनक, लेकिन इंडिया में पूछा जाए तो एमएस स्वामीनाथन। कौन? एमएस स्वामीनाथन। सिनोनिम ऑफ एबंडेंट, एबंडेंट मतलब होता है बहुत ज्यादा, एबंडेंट मतलब होता है बहुत ज्यादा, सिनोनिम मतलब समानार्थी शब्द, तो स्कार्स मतलब तो भाई कम हो गया, प्लेंटी मतलब बहुत, रेयर मतलब कम, एम्प्टी मतलब खाली, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लेंटी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस देखते हैं 27 वाले नंबर पे, ही डोंट लाइक टी, ही डजंट लाइक टी। अच्छा, इसको मैं अच्छे से बताता हूँ। क्या होता है कभी कभार ना ग्रामर रटा नहीं जाता, ग्रामर बोला जाता है। तो सर क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ जैसे अगर आपको ग्रामर सीखना ना तो उसको बोलना चालू करो। बोले सर कैसे? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आई गो, यू गो, शी गोज, ही गोज, दे गो। अब आई गो, यू गो, ही शी गोज, दे गो, तो ये ही शी गोज ये बोलना चालू करना। यू डू, दे डू, ही डज, शी डज, यू डू, दे डू, ही डज, शी डज। तो इसमें समझ आता है कि जो एस सी एस लगना है ना किसमें, तो ये बोलते बोलते आपको समझ आएगा, आपको नियम मालूम भी ना रहे याद आ जाएगा कि भाई इस टाइप का बोलाता है। ठीक है, तो याद रखना, जैसे मैं बोलूंगा कि शी गोज टू स्कूल की शी गो टू स्कूल, शी गो टू स्कूल की शी गोज टू स्कूल, तो गो नहीं होगा, गोज होगा, शी गोज टू स्कूल, तो एस सी एस वाला लगता है। ठीक है, एस सी एस वाला लगता है। लेकिन ये जब नेगेटिव सेंटेंस बनता है ना तो यहां पे आ जाएगा डू या डज, शी डू की डज, तो शी डज नॉट गो की गोज। अब बोलो सर शी के साथ तो ऐसे गोज बताए, नहीं, ये जो एस सी एस वाला लगना था इसी में लग गया, एस सी एस वाला इसी में लग गया, तो शी डज नॉट हो गया। अब उसके बाद नॉर्मल फॉर्म आएगा गो, तो शी डज नॉट गो टू स्कूल। बस वैसे ही डोंट, ही के साथ डोंट नहीं, एस वाला आता है ही डजंट लाइक्स टी। अब देखो यहां पर भी एस लग दिया, यहां पर भी एस लग दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ही डजंट लाइक टी, बोले सर एस कहां चले गया? एस इसमें लग गया फिर इसमें नहीं लग गया। हाँ, खाली अगर मैं बोलता तो ही लाइक्स टी आ जाता, ही लाइक्स टी, अगर नॉर्मल सेंटेंस बोलना होता ना तो इस तरीके से बोलता। आई डैश माई वर्क ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब हो गया ना, देखो कितना ये सब शब्द हम उपयोग करते हैं। हो गया क्या काम? ऑलरेडी, ऑलरेडी हो गया, ऑलरेडी खाना बन गया, ऑलरेडी तुम लेट हो, मतलब ऑलरेडी मतलब पहले से ही, तो पहले से ही कोई चीज हो जा रहा था उसको क्या बोलते हैं? ऑलरेडी। और जो चीज हो जा रहा था, हो चुका, उसके लिए क्या यूज करते हैं? हैव डन। आई हैव डन माई वर्क ऑलरेडी, आई हैव डन माई वर्क ऑलरेडी। ठीक है, याद रहेगा। एंटोनिम ऑफ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एच साइलेंट रहता है, हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, लॉयल मतलब भी होता है ईमानदार वफादार, ट्रू मतलब सही, काइंड मतलब दयालु, तो इसका आंसर हो जाएगा डिसऑनेस्ट। एंटोनिम मतलब उसका विपरीत शब्द पूछा हुआ, तो ऑनेस्ट का क्या हो जाएगा? डिसऑनेस्ट हो जाएगा। वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, इसको कई बार पूछता है, पॉली से जुड़े। मैं बोलता हूं आप वोकेब 2000 वोकेब याद नहीं कर पाओगे ना, एटलीस्ट वन वर्ड याद कर लिया करो, 400 450 वन वर्ड है, याद रह जाएंगे। पॉली का मतलब होता है बहुत, तो जैसे पॉलीगॉन होता है बहु भुजाएं, पॉलीगॉन, मेनी साइड्स, फिगर विथ मेनी साइड्स, पॉलीगॉन। ठीक है, उसके बाद पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, जो बहुत सारी भाषा जानता हो, क्या हो गया? पॉलीग्लॉट हो गया। पॉलीगैमी, बहु शादी की प्रथा, बहुत सारी विवाह करना है, पॉलीगैमी। तो पॉली का मतलब ही होता है बहुत, और पॉली के बाद जितने वर्ड जुड़ जाए उसके इंडिविजुअल मीनिंग के हिसाब से टोटल चेंज हो जाता है वन वर्ड। पॉलीथीज्म होता है, थीज्म मतलब जैसे बोलते हैं ना मैं एथिस्ट हूँ, तो थीस्ट मतलब होता है भगवान में विश्वास रखने वाला, थीस्ट। पॉलीथीस्ट मतलब बहुत सारे भगवान में विश्वास रखने वाला, उस हिसाब से आप इसको बनाएंगे। इनमें जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कौन सा है? उदक है, अंबु है, नीर है, रौप्य नहीं है। 3 में न 13 में, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है बताओ? 3 में न 13 में, सुनो 3 में न 13 में,
जैसे बोलते हैं ना कि वह मोला अपन आदिम नहीं बुला और काबर बुलावे, मैं तो ना 3 में हूँ ना 13 में हूँ, ऐसे बोलते हैं ना 3 में हूँ 13, मतलब मैं नगण्य हूँ, मतलब मेरे को गिना नहीं जा रहा। ठीक है, नगण्य मतलब जिसको गिना ना जाए, जिसको अवॉइड कर दिया जाए। जैसे और आपको कितने रुपए देने बोले यार, 700.25 रुपए, अरे राउंड फिगर 700 दे दो। अब ये पॉइंट हुआ है वो क्यों अवॉइड कर दिए, क्योंकि ये 3 में ना 13 में, ना 3 में है ना 13 में। ठीक है, इसका मतलब होता है नगन जिसको अवॉइड किया जा सके। नील गगन में विशेषण क्या है, देखो एक समास टाइप का है नील गगन, नीला है जो गगन, तो भाई गगन के बारे में विशेषता बता रहा है कौन, नील, ये शब्द। तो इसमें विशेषण क्या है, नील। राम ने फल खाया, इसमें क्रिया क्या है, राम क्रिया है नहीं, खाना क्रिया है, खाया। ठीक है, जो पढ़ता है वही बढ़ता है, किस टाइप का सेंटेंस है, देखो एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक इंट्रोगेटिव होता है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू स्कूल, पॉजिटिव। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, नेगेटिव। एम आई गोइंग टू स्कूल, इंट्रोगेटिव। बस अंग्रेजी में तो ऐसे, हिंदी में भी है। तो ये जो पढ़ता है वही बढ़ता है, नॉर्मल सेंटेंस है, तो विधान आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न वाला नहीं है। लेजर प्रिंटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर एक पृष्ठ पर अक्षर बनाने के लिए, डॉट्स बनाने के लिए, अक्षर या डॉट्स बनाने के लिए लेजर लाइट का उपयोग किया था, बिल्कुल सही। एक बार में कई कॉपी प्रिंट नहीं कर सकता, कर सकता है, लेजर प्रिंटर की वही खासियत है, एकदम स्पीड है, तेज गति तो रहता ही है। तो कौन सा गलत है, तो यही वाला गलत है, तेज गति तो है, कई फॉन्ट और आकारों का सपोर्ट करता है जी, बिल्कुल है ना। और खास बात लेजर प्रिंटर के बारे में याद रखना, प्रिंटर को ना इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, एक इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में ना एक चीज याद रखना, LIT, लेजर लाइट, ऐसे याद करना, लेजर लाइट, तो लेजर वाला L से लेजर भी याद रहेगा, लाइट, लेजर इंकजेट थर्मल, लेजर इंकजेट और थर्मल, ये तीनों नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। इसके अलावा जो भी हो सबके सब इंपैक्ट प्रिंटर हैं, इस बात को भी आप याद रख लें। ठीक, अच्छा, जो स्टूडेंट्स हैं, आप अपने डेली लाइफ को सुधारने के लिए मैं दो चीज के बारे में आपको रिकमेंड करूंगा, एक है टाइम मैनेजमेंट का कोर्स और एक है मेमोरी पावर का कोर्स। ये बहुत ही कम फीस रखें ताकि सब कोई अफोर्ड कर पाए, सब कोई देख पाए, लेकिन इसमें सारे प्रैक्टिकल टिप्स है, ये कहीं और से भी आप सीख सकते हो, देख सकते हो, लेकिन एज ए स्टूडेंट मैं जैसा टाइम मैनेज करता हूँ, एज अ टीचर, एज ए स्टूडेंट आप लोगों के बीच ही रहेंगे, तो सारा जो जो यूज करते हैं ना वही प्रैक्टिकल टिप्स यहाँ पर है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि आप कुछ एकदम नया सीख जाओगे, लेकिन हाँ काम की चीज़ सीखोगे, इसमें भी इसमें भी। ठीक है, तो ये दो अपने एग्जाम से पहले जरूर, उसको सिर्फ देखना नहीं है, अगर सिर्फ देख लोगे और बोलोगे तो फिर मैं बोलूँगा कि मत ही खरीदो, ना आप मेरे को लाभ पहुंचाओगे ना अपने आप को, सिर्फ मेरे को लाभ पहुंचाओगे। फॉलो करना, देख के अरे इसके 2-3 पॉइंट भी फॉलो कर लोगे ना तो बहुत काम आएगा। ठीक है, चलो, बाजू में इसका डिटेल दिख रहा होगा, अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इस्तेमाल नहीं किया गया था, ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन करके 5th जनरेशन तक सब आइटम को आपको याद रखना है। पहले जनरेशन में जब कुछ नहीं था तब वैक्यूम था, ऐसे याद आ रहा है, थ्योरी में पढ़ाया हूँ, कुछ नहीं था तो कहा था, खालीपन था, वैक्यूम था, तो वैक्यूम ट्यूब, पंच कार्ड क्या यूज नहीं हुआ, मैग्नेटिक कोर यूज नहीं हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा, किस चीज का इस्तेमाल पहले जनरेशन में नहीं किया गया, मैग्नेटिक कोर का। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है, प्रिंट करके देता ना आपको, मॉनिटर भी आपको आउटपुट दे रहा है, माउस, स्पीकर, स्पीकर भी आपको सुनाई दे रहा है, मतलब आउटपुट डिवाइस, माउस इनपुट डिवाइस है। ठीक है, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम, यूटिलिटी, एप्लीकेशन, क्या। देखो सॉफ्टवेयर अलग अलग प्रकार के होते हैं भाई, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, इसमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर आ जाते हैं। यूटिलिटी जो भाई एकदम जरूरी तो नहीं है, लेकिन कंप्यूटर स्मूथ चले, उसका मेंटेनेंस हो, उसको सिक्योरिटी मिले, उसके वजह से जो सॉफ्टवेयर रहते हैं, उसके जो सॉफ्टवेयर रहते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एंटीवायरस हो गया, बैकअप प्रोग्राम हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भाई जिस पे काम करता है यूजर, नहीं फिर क्या मतलब कंप्यूटर लेके, तो MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कैसा सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन। कंप्यूटर डेटा किस भाषा में समझता है भाई, ये समझता है बाइनरी भाषा में, यानी कि 0 और 1 में, किसमें 0 और 1 में। क्लियर है, चलो अब ये यहाँ से अपन चालू करेंगे मैथ्स और रीजनिंग। मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए भी बहुत कम टाइम, कितना टाइम हो रहा है रिकॉर्डिंग का, अभी बंद मत कर देना, 34 मिनट।
मैं टाइम का भी विशेष ध्यान रख रहा हूँ ताकि 1 घंटे से बाहर ना हो। मैं एक्सप्लेन करते हुए कोशिश करूंगा 1 घंटे से कम में ख़त्म कर दें। और अगर बोलोगे कि नहीं सर पूरा 100 क्वेश्चन वाले, तो फिर अपन 2 घंटा 100 क्वेश्चन वाला करेंगे। बट अभी मैं चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट 100 क्वेश्चन वाले फिर देखोगे नहीं आप, बुरी आ जाओगे। तो उसे 50 क्वेश्चन में आदत डालो, उसके बाद 100 क्वेश्चन वाले में डाल लेंगे, ठीक है। और टेस्ट सीरीज जरूर दिलाते चलना, ये नहीं कि आराम से पढ़ लेंगे तैयारी कर लेंगे तब अभी से दिलाना, ठीक है। उतने लोगों के बीच आप अपना मार्क देखोगे, अपना रैंक देखोगे ना, तो समझ आएगा गलती क्या कर रहे हो। दो दोस्तों की आयु का अनुपात 7 और 8 है। 12 वर्ष बाद अनुपात 9 और 10 हो जाता है। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो देखो कोई अनुपात दिए ना 7 और 8, तो एक्चुअल नंबर मैं मान लेता हूँ 7x और 8x। एक्चुअल में जो उनकी एज होगी क्या होगी, एक दोस्त की 7x और दूसरे की 8x, ठीक है। तो पहला दोस्त हो गया 7x और दूसरा दोस्त का एज हो गया 8x। अब बताओ 12 साल बाद ये पहला दोस्त का उम्र 12 साल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ सर बढ़ेगा। 12 साल में दूसरे दोस्त का भी एज बढ़ जाएगा क्या? 12 साल, हाँ सर बढ़ेगा। तो इन 12 साल के बाद क्या हो रहा है, अनुपात जो है वो 9 और 10 हो जाता है, 9/10 हो जा रहा है। ओके, कोई तकलीफ नहीं। ये 10 को इधर भेज दो भैया मल्टीप्लाई करने के लिए, और ये 9 को इधर भेज दीजिए, 8x + 12। ये लो सॉल्व करते हैं। ये ब्रैकेट खुलेगा तो सब में ऐड करना है ना। 70x + 120 बराबर 9, 8 72x हो जाएगा, और 9 × 12 108। ब्रैकेट के अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट खोलोगे तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना। अब मैं काम करता हूँ 108 को इधर भेज देता हूँ, तो 120 - 108 हो जाएगा, और ये 70x को इधर लेके आता हूँ, 72x - 70x। ये बच गया आपका 2x, और ये आ गया आपका 12। तो 2x बराबर 12, x बराबर 12/2, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 6। ठीक, सॉल्व करें। अच्छा, x बराबर 6 आगे और अपने को आंसर लेके आना है। तो पूछ रहा है व्हाट आर देयर करंट एजेस, तो उसके वर्तमान आयु क्या है भैया? x बराबर 6 आ गया, तो पहले दोस्त का 7 × 6, क्योंकि x की जगह 6 रख रहा हूँ, तो ये हो गया 42, और ये 8 छक्के 48, तो उनका एज हो गया 42 और 48। क्लियर? अगला सवाल, आप चाहे तो इसको पॉज करके बना के देखें। पॉज करिए, बना के देखिए, ठीक है। उम्मीद है आपसे बन गया होगा। एक शहर P और Q है, एक दूसरे से 250 किलोमीटर दूर है। चलो भैया, P और Q की दूरी कितनी है? ये लो 250 किलोमीटर। दो ट्रेन एक साथ P और Q से शुरू होती हैं। यदि वे एक ही दिशा में आगे बढ़ती है तो 25 घंटे में एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है। अगर एक ही दिशा में, मान चलो P से आगे बढ़ रहे हैं, दो ट्रेनें एक साथ P और Q से शुरू होती हैं, यदि वे एक ही दिशा में आगे बढ़े तो वे 25 घंटे में एक दूसरे से मिलेंगी। यदि वे एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं तो वे 5 घंटे में मिलती हैं। मैं आपको बता दूं, एक ट्रेन की स्पीड में मान लेता हूं x किलोमीटर प्रति घंटे, और दूसरे की स्पीड मानता हूं y किलोमीटर प्रति घंटे। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन टाइम। याद रखना, जब भी दो ट्रेन विपरीत दिशा में चले, एक दूसरे की तरफ चले ऐसे, तो समझ लो एक दिल ये दूसरा दिल, दो दिल ऐसे करीब आए, मिल रहे हैं, जुड़ गए, तो प्लस होगा। दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाए प्लस होगा, और ये माइनस होगा। सेम डायरेक्शन में जाए माइनस प्लस, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, यदि वे एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं तो वो 5 घंटे में मिलते हैं, एक दूसरे की ओर, ठीक है। तो एक दूसरे की ओर वाले में देखो स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। स्पीड x + y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। डिस्टेंस क्या है? 250, और टाइम क्या लेता है? जब एक दूसरे की ओर जाते हैं तो 5 घंटे लेते हैं। x + y बराबर आ गया 50, घट जाएगा। लेकिन जब दूसरे कंडीशन में लूं मैं, जब वो एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगा? x - y, x - y। डिस्टेंस कितना रहेगा? अभी भी दोनों की बीच डिस्टेंस 250 है, लेकिन अब टाइम कितना ले रहा है? बोल रहे 25 घंटा। तो x - y बराबर आ गया 10, ठीक है। अब मैं अगर x + y और x - y को दोनों को जोड़ दूं ना, ठीक है, यहां से अलग से जोड़ देते हैं, उधर हौच पौच हो जाएगा। x + y बराबर 50 है, x - y बराबर 10 है, दोनों को मैं जोड़ दूंगा, x + x क्या हो गया 2x, y और -y कट जाएगा, और ये
60 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। अब अगर x की वैल्यू 30 है तो कोई से भी इनपुट कर लो ना, x की वैल्यू 30 है तो y कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। वो क्या पूछा है, धीमी गति वाली ट्रेन किसकी है, तो x 30 किलोमीटर प्रति घंटे, y 20 किलोमीटर, तो धीमी वाली क्या है 20, तो आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटे। एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, बहुत अच्छी बात, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह काम को 3 दिन में कर सकता है। मान चलो पिता x ले लिए और वो पुत्र जो है y है। x के एक दिन का काम, x के एक दिन का काम कितना है, 1/5। 5 दिन में तो पूरा काम कर पा रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/5। अब क्या बोल रहा है, अपने पुत्र के सहायता से, मतलब अपने पुत्र के साथ काम करें, तो x प्लस वाई दोनों मिल के काम करें, तो उन लोगों के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, अगर पूरा काम वो 3 दिन में कर पा रहे, कितने 3 दिनों में, तो एक दिन का काम हो गया 1/3। तो मैं काम करता हूं, वो पूछ रहा है तो पुत्र अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, तो भाई x प्लस वाई दोनों मिल के वाले में से मैं x घटा देता हूं, यानी कि 1/3 में से 1/5 घटा देता हूं, तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा y का एक दिन का काम। 5 और 3 कैल्शियम लोगे 15, 3 से ये 5 बार में जाएगा 5, 5 से 3 बार में जाएगा 3, 5 - 3 आ गया 2, 2/15। अगर y का एक दिन का काम 2/15 है तो पूरा काम कितने दिन में निपटा पाएगा, 15/2। ये टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट आप देखोगे तो थोड़ा सा पल्ले पड़ेगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसलिए एकदम डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ मैं। तो 15/2 यानी कि 7.5 डेज, 7.5 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 7.5 दिन, ठीक है। कार का मूल्य 50% की वार्षिक दर से घटता है, यदि इसकी वर्तमान मूल्य 75,000 रुपए है तो 3 साल पहले इसके मूल्य क्या था, 3 साल पहले इसका मूल्य था मान के चलो x, तो भाई 3 साल पहले था, एक साल में 50% घट गया होगा तो 50% रह जाएगा, फिर जितनी उसकी वैल्यू बची उसमें फिर 50% हो जाएगा, फिर तीसरे साल फिर ये 50% हो जाएगा, ऐसे कर करके वर्तमान वैल्यू कितनी, उसकी वर्तमान मूल्य कितनी है, 75,000 है। तो x की वैल्यू निकालना है, x मतलब अपन वर्तमान मूल्य को क्या मान, अच्छा 3 वर्ष पहले उसके मूल्य को क्या मान लिया, x मान लिए, ये 1/2, ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, तो x बराबर 75,000, और ये 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा, तो 8 चले जाएगा भाई इधर, 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56, 56 + 4 = 60। तो पहले इसकी वैल्यू थी 6 लाख रुपए, कितनी, 6 लाख, ठीक है। ये देखो मैथ्स में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये डलवा दे रहा हूँ अब, ठीक है, इस टाइप का। यदि किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाए और फिर 20% घटाया जाए तो हानि होती है। अब आपके मन में लगेगा प्रॉफिट लॉस में बताया हूँ, किसी को 20% बढ़ाए फिर 20% घटाए तो ऐसा नहीं होगा कि ये प्लस और ये माइनस दोनों होकर 0 हो जाता है, ऐसा नहीं, उसमें हमेशा नुकसान होता है। 20 - 20 ऐसा करके कैंसिल मत कर देना, उसमें हमेशा लॉस होता है, क्योंकि एक दूसरे को काट नहीं पाते हैं, ठीक है। समझ आ रही बात, इतना सा बात याद रखना। जैसे देखो 80 का, मैं चलो प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं देता, बस ये बात मान लेना, ये चलो दे ही देते हैं। 80 का 25% में पहले बढ़ाया, 80 का 25% यानी कि 25/100 कितना आएगा, 25/100 20 आएगा, तो पहले मैं 80 में 20 जोड़ दिया, कितना हो गया 100। अब इसमें फिर 25% घटाऊंगा मैं, तो 100 का 25% कितना, 25 ही आएगा, तो घट के कितना हो गया 75, तो कहीं ना कहीं लॉस आ गया ना। पहले 80 था, तो ये नहीं कि 25% बढ़ाए फिर 25% कम कर दिया तो बराबर नहीं है, तो और कम हो गया, 80 से 75 हो गया, तो यानी कि ये लॉस झेला, ठीक है। तो वही बोल रहा है, यदि किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाए और फिर 20% घटाया तो हानि होगी जी, बिल्कुल हानि होगी। और कितना आता है, जितना भी परसेंट दिया ना उसका स्क्वायर कर दो बटे 100, तो 20% दिया तो 20 के स्क्वायर करोगे 400 डिवाइड बाई 100%, यानी कि 2 शून्य 2 शून्य कट गया, 4% का लॉस होगा। कारण क्या है, समान प्रतिशत की क्रमिक वृद्धि और कमी एक दूसरे को समाप्त नहीं करती जी, बिल्कुल ये बोलना चाह रहे 20% बढ़ा दिए फिर उसको 20% घटा देंगे ना, तो एक दूसरे कैंसिल नहीं करते, समाप्त नहीं करते हैं, तो ये दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए, उस विकल्प का चयन करें जो छठी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से और तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है। कर लेते भाई, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। देखो
ये नंबर इससे कैसे रिलेटेड है, इन लोग इससे कैसे आपस में कैसे क्या संबंध है, या ऐसे देख लो। मुझे ये समझ आ रहा है 324 से 1962 तो एकदम प्लस माइनस तो नहीं होगा, अचानक से बड़े संख्या दिखे ना तो हमेशा मल्टीप्लीकेशन हुआ हो सकता है, ये ज्यादा संभावना है। 560 से 3378 हो गया, तो लगभग देखो इसको राउंड फिगर 500 मान लो, इसको 3000 मान लो राउंड फिगर, तो ये कम से कम 6 के आसपास मल्टीप्लाई हो रहा है। ये देखो ना 3 6 3 18 18 19 के आसपास 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ कुछ मल्टीप्लीकेशन वाला खेल है क्या। तो 324 में 6 मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो ये मिलेगा 6 चौक 24, 6 दूनी 12 प्लस 2 14, 6 18 18 प्लस 1 19, 1944 मिल रहा है। और 1944 में मैं 18 जोड़ूंगा तब जाके मुझे मिलेगा 1962। क्लियर क्या। उसके बाद 560, 560 को भी देखता हूँ 6 मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 6 0 0, 6 छक्के 36, 6 पंचे 30, 30 और 33, 33 60। अब इसमें भी 18 जोड़ के देखो, क्योंकि पैटर्न अगर फॉलो करेगा तो सारे नंबर में फॉलो करेगा। इसमें 18 जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 3378, ये भी सही है भाई। तो वैसे ही अब ये पैटर्न फॉलो कर लिया तो 238 का निकाल लो, 238 इंटू 6 करके देखता हूँ, 8 छक्के 48, 6 3 18 प्लस 4 22, 6 दूनी 12, 12 प्लस 2 14, 1428 प्लस और इसमें 18 जोड़ूंगा मैं तो ये मिल जाएगा 1446, 1446। क्लियर, ठीक है। विच ऑफ दिस ऑप्शन विल कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस, इसको पॉज करना और सोच के देखना, पॉज करना सोच के देखना। देखो नंबर सिस्टम में मैं आई थिंक 10 पैटर्न कराया, वो 10 पैटर्न के बाहर नंबर सीरीज वाला नहीं पूछता है ना। इसमें से एक पैटर्न ये भी ध्यान रख लेना, ये 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर, 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर, 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर, 4 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर, 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर, 6 क्यूब माइनस 6 स्क्वायर, इस टाइप के फॉर्मेट भी फॉलो करता है। वो ना 0 4 18 4800 इसको देख के समझ आता है कि यही वाला फॉर्मेट है। जैसे 3 5 7 11 13 17 19 23, इसको देख के समझ आता है कि ये प्राइम नंबर है। बस वैसे ही इस नंबर को देख के आपको हमेशा समझ जाना है कि ये फॉलो कर रहा है। जैसे 1 क्यूब 1 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा 0, ठीक है। 2 क्यूब हो गया 8, 2 स्क्वायर हो गया 4, ये आ जाएगा 4। 3 क्यूब हो गया 27, 3 स्क्वायर हो गया 9, ये आ जाएगा आपका 18, ठीक है। वैसे ये 48 आएगा। और 6 क्यूब हो जाएगा आपका 216, और 6 स्क्वायर हो जाएगा 36, तो 216 माइनस 36 करोगे ये आ जाएगा आपका 180, ठीक है। कितना आ जाएगा 180। ये स्टेटमेंट रीजन वाले क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा अपन छोटा करते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन आंसर आपको सबको। चलो, सभी सुपर बिग है, ऑल सुपर आर बिग। तो देखो कैसे बनाएंगे, सभी सुपर, ये सुपर, सभी सुपर क्या है, बिग है ये लो। फिर क्या बोल रहा है, सभी बिग बोल्ड है, सभी बिग क्या है, बोल्ड है, तो पूरा से कर लो भाई, बोल्ड है। और क्या बोल रहा है, कुछ सुपर टॉल है, कुछ सुपर टॉल है, ये लो, कुछ सुपर टॉल है। अब देखो कुछ टॉल बिग है क्या, कुछ टॉल बिग है क्या, देखो टॉल का ये वाला हिस्सा इसमें टकरा रहा है, तो ये बिग, बिग तो पूरा यहां से लेकर यहां तक है ना, तो जी बिल्कुल ये बात सही हो जाएगा। कुछ बोल्ड टॉल है, कुछ बोल्ड टॉल है क्या, हाँ देखो बोल्ड का ये पूरा यहां से लेकर यहां तक हिस्सा है, तो ये भी इतने में टकरा रहा है, तो कुछ बोल्ड टॉल भी है। सभी सुपर बोल्ड हैं, सभी सुपर, देखो सभी सुपर बिग हैं, और चूंकि सभी बिग बोल्ड हैं तो मैं बोल सकता हूं सुपर बोल्ड भी आ जाएगा। सभी बोल्ड क्या है, टॉल है, सभी सुपर बोल्ड है, सॉरी सभी सुपर बोल्ड है, क्योंकि सभी सुपर बिग हैं और पूरा का पूरा बिग बोल्ड में आता है, तो क्या बोल सकते हैं, सभी सुपर बोल्ड भी है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाएंगे। चूज ऑप्शन फ्रॉम द गिवन चॉइसेस दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। चांदी देखो चांदी हो गया, चारकोल हो गया, डायमंड, ग्रेफाइट। ये देखो कार्बन के रूप देखोगे तो कार्बन वाला ये है, ये है, ये है, चांदी नहीं है, चांदी दूसरा आइटम है, दूसरा प्रोडक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी। और 50वां क्वेश्चन, इफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए, तो 7 और 5 क्या है, 7 एंड 5। अब देखो यहाँ पे एंड वर्ड यूज किया है, एंड यूज किया है, तो ए एंड बी की जगह 7 और 5 रख के देखना है। ए एंड बी बराबर क्या है,
ए की जगह रखो आप 7, बी की जगह रखो 5 और ए मतलब फिर 7, तो 7 इंटू 5 आ जाएगा आपका 35 और -7 यानी कि आ जाएगा 28, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 28। ये हो गया आपका मंडी का प्रैक्टिस सेट खत्म। इसको करते चलना, देखते चलना, एनालिसिस करते चलना कि इसमें आपका कितना मार्क्स आ रहा है। और ऐसी और प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो आप बताना, तो अपन थोड़ा जल्दी प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी रहे। लेकिन अब ये प्रैक्टिस सेट दिलाया, अब एक और आने से पहले आप थोड़ा अपनी तैयारी को मजबूत कर ले, देखें कि कहाँ कहाँ पे आपके मार्क्स कम हो रहे हैं, उनको तैयारी कीजिए, अगले बार फिर अटैम्प्ट करना, फिर थोड़ा सा मार्क्स पड़ेगा। ठीक है, और कोई डाउट हो और कोई अपनी प्रतिक्रिया हो तो जरूर दें, कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।